तुल्य रूपता का पौधों में उदाहरण कल हम लोग देखे थे। एक था शकरकंद का, शकरकंद का क्या चीज़, जड़, ठीक है ना। एक शकरकंद था और एक क्या था, आलू था। तो शकरकंद और आलू ये दोनों जो है किसका एग्जाम्पल था, तुल्य रूपता का। तुल्य रूपता में जो है, हाँ, समृद्धि अंगों का एग्जाम्पल था। क्योंकि शकरकंद का जो हम लोग खा रहे होते हैं ना, वो कौन सा भाग होता है, जड़ होता है। जबकि आलू का हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं, ठीक है ना। कई बार लड़के लोग इसमें गलती करते हैं, आलू का जो है वो जड़ बता देते हैं, क्योंकि उसको मिट्टी के नीचे से निकाला जाता है। देखो अभी भी गलती कर रहा है, जड़ होता है, आलू का जड़ होता है जी, वो तना है, वो रूपांतरित तना है, ठीक है ना। पौधों में रूपांतरण की क्रिया जो है वो कई कामों के लिए होती है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को आएगा ये क्या बोलते हैं, भोजन संचय करना। भोजन संचय करने के लिए शकरकंद में जड़ रूपांतरित होते हैं, और भोजन संचय करने के लिए आलू में तना रूपांतरित होता है, ठीक है ना। बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें अंडाशय जो है वो बनता है, क्या चीज़, हाँ, भोजन संचय करने के लिए, ठीक है ना। तो भोजन संचय करने के लिए प्लस जो है रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए जो है पौधों में रूपांतरण की क्रिया होती है, अलग अलग अंगों का रूपांतरण होता है, ठीक है। तो चले आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद ये मूथ वाला पढ़ लिए थे ना हम लोग, इसमें जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल उसी को टिक करेंगे हम लोग, ठीक है ना। औद्योगिकीकरण के पूर्व वृक्षों पर श्वेत लाइकेन उगा करते थे, लेकिन बताए थे कि जब औद्योगिकीकरण हुआ, प्रदूषण अधिक हुआ, तो प्रदूषण के कारण जो है लाइकेन भी जो है वो क्या हो गए, मतलब गायब हो गए। लाइकेन गायब हो गए, और लाइकेन के गायब होने के बाद अब ये शलभ जो है दिखने लगते थे। और शलभ दिखने लगते थे तो शिकारियों की पकड़ में आ जाते थे। ये शलभ दिखाई देंगे, शिकारियों की पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये फिगर किसका दिया हुआ है, एडेप्टिव रेडिएशन का, ठीक है ना। डार्विन की फिंचे, ठीक है ना, जो इनको कहाँ मिली थी, गैलापैगोस द्वीप पे। गैलापैगोस द्वीप पे डार्विन को फिंच चिड़िया दिखी थी। ये किसका उदाहरण था, अनुकूली विकिरण का। अनुकूली विकिरण का दो उदाहरण हम लोगों को दिया है, एक ऊपर में दिया है वो फिंच चिड़िया का, और दूसरा जो है कौन सा, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल। मार्सुपियल हम लोग कहते हैं शिशुधानी प्राणियों को, और शिशुधानी प्राणी जो है उनका उदाहरण यहाँ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये सभी जीव ऐसे थे कि एक समय में इनके अंदर क्या था, शिशुओं को छुपाने के लिए थैले होते थे। समझ में आ रहा है ना, क्या होता था इनके पास, बताएं। शिशु को छुपाने के लिए थैले होते थे। ये जितने भी जानवर हम लोग देख रहे हैं, देखिए जरा, इसमें सबसे ऊपर कौन है बताएं, तस्मानियाई भेड़िया है। तस्मानियाई भेड़िया हो गया, ठीक है ना। और ये अभी आज के टाइम में हम लोग जानते हैं किनको, कंगारुओं को। कंगारुओं को जानते हैं कि हाँ, कंगारुओं के पास क्या होता है बताएं, शिशुधानी होती है। आज भी इनके पास मौजूद है, लेकिन पहले के टाइम में शिशुधानी जो है वो ना, वो चूहे के पास भी होती थी। चूहे के अलावे जो है देखे हम लोग किनके पास, छछूंदर के पास भी होती थी। और किनके पास बताएं, टाइगर कैट, इसका नाम टाइगर कैट है, बाघ बिल्ली, ठीक है ना। तो टाइगर कैट के पास भी होती थी। वॉम्बट, ठीक है ना, बैंडीकूट, कोआला, और सरकरा ग्लाइडर, तस्मानियाई भेड़िया, ये जितने भी जीव देख रहे हैं हम लोग, जितने भी जानवर देख रहे हैं, इन सब के पास क्या होता था, शिशुधानी होती थी। लेकिन वो शिशुधानी धीरे धीरे गायब हो गई। आज के टाइम में चूहों के पास शिशुधानी है क्या, छछूंदर के पास नहीं है, ठीक है ना। चूहे के पास भी नहीं है, छछूंदर के पास भी नहीं है, बिल्ली के पास भी नहीं है, बाघ के पास भी नहीं है, ठीक है ना। किसी के पास भी शिशुधानी उपस्थित नहीं है। तो ये शिशुधानी का उपस्थित होना किसका एग्जाम्पल है बताएं, अनुकूली विकिरण का। धीरे धीरे जो है वो गायब हो रहा है अब इनके अंदर से। तो इसके बाद जो है अब हम लोगों को अगला टॉपिक जो है जैव विकास देखना था। तो जैव विकास में हम लोगों को यहाँ चले आए जरा। जैव विकास में जो है हम लोगों को देखना है, डार्विन जो थे ना, डार्विनवाद की दो मुख्य संकल्पनाएं हैं, ठीक है ना। इसको एक टिक करके हम लोग रखेंगे। डार्विनवाद की कितनी मुख्य संकल्पनाएं हैं बताएं, दो। पहला कौन है, अवरोहण, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, प्राकृतिक वर्ण विकास, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। सार्वनी अवरोहण हो गया एक, ठीक है ना। और फिर एक और हो गया कौन सा, प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण को अगर देखा जाए ना, प्राकृतिक चयन को, तो प्राकृतिक चयन के लिए जो है कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रकृति जो है उन्हीं जीवों को जीवित रहने देती है।
जो अपने आप में बदलाव लाते हैं, किसके अनुसार? समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार, जैसी उनकी ज़रूरत होती है उसके अनुसार। अर्थात परिवर्तन जो नहीं लाएंगे उनको जो है यहाँ जीवित रहने का अधिकार नहीं है। समझ में आया ना? उनको प्रकृति जो है खुद ही क्या कर लेती है? हाँ, विलुप्त कर लेती है। और जो सक्षम जीव हैं, सक्षम जीव जो है इस धरती पर जीवित रहते हैं। जैसे अब डार्विन तो थे ही, लेकिन डार्विन से पहले भी एक और फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है ना? नाम क्या था उनका? लैमार्क। लैमार्क ने जो है एक और बात बताया था। कौन सी बात? कि जीव रूपों का विकास जो होता है ना, ये अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण होता है। अर्थात जीव में कोई बदलाव आएगा तो वो बदलाव किसके कारण हो रहा है? अगर वो अपने अंगों का उपयोग करेंगे उसके चलते हो सकता है, या फिर अपने अंगों का उपयोग नहीं करेंगे उसके कारण हो सकता है। मतलब दोनों में से कोई एक कारण होगा। इनका उदाहरण अगर हम लोगों से पूछा जाए तो सबसे पहले जिराफ की गर्दन, सांप का पैर, ये सब हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे सांप जो होते थे, देखे होंगे हम लोग, पहले के सांप के पैर हुआ करते थे, ठीक है ना? कितने पैर? 4 पैर होते थे। सांप में कितने पैर होते थे? 4। लेकिन सांप ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया या नहीं किया? बताएं। नहीं किया। सांप को पैरों की ज़रूरत थी ही नहीं, तो उसके पैर धीरे धीरे करके क्या हो गए? गायब हो गए। पैर जो है उसके क्या हो गए? गायब हो गए, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। किसका? उपयोग का। जिराफ। जिराफ जो है, जिराफ की गर्दन पहले कैसी होती थी? बहुत छोटी होती थी। जिराफ की गर्दन जो है पहले बहुत छोटी होती थी, लेकिन जैसे जैसे जिराफ ने, देखें हम लोग, ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों को खाना शुरू किया, ठीक है ना? ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों की पत्तियों को चरने के लिए अपनी गर्दन की लंबाई क्या कर लिए? बढ़ाकर अनुकूलन किया। मतलब उनको ऊंचे ऊंचे पेड़ों का नई नई पत्ती जो है, उसको फुनगी हम लोग बोलते हैं, उसको चरना था, ठीक है ना? तो इसके लिए उनकी गर्दन जो है क्या पड़ रही थी? छोटी पड़ रही थी। तो उन्होंने अपने गर्दन का उपयोग किया, ठीक है ना? गर्दन का उपयोग किया और कई जनरेशन के बाद उनकी गर्दन जो है वो क्या हो गई? लंबी हो गई। तो गर्दन का लंबा होना ये किसका उदाहरण है? बताएं। ये उदाहरण है लेमार्किज्म का, लेमार्कवाद का उदाहरण है। और इसको भी हम लोग विकास कहेंगे, अंगों का विकास कहेंगे। मनुष्यों की भी पूंछ हुआ करती थी, मनुष्यों की पूंछ होती थी ना, लेकिन पूंछ जो है वो आज है क्या? नहीं है। आज जो है वो पूंछ वाली अस्थि जो है बची हुई है अंदर की तरफ, लेकिन पूंछ जो है नहीं है। स्पष्ट पूंछ दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। पहले के मनुष्यों में पूंछ हुआ करता था, ठीक है। तो मनुष्यों में से पूंछ का गायब हो जाना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? लेमार्कवाद का, क्योंकि उन्होंने अपने पूंछ का इस्तेमाल किया ही नहीं, ठीक है। पूंछ का इस्तेमाल मनुष्यों ने नहीं किया। तो ये एक हो गया हम लोगों का लेमार्कवाद। लेमार्किज्म में जो है एग्जाम्पल मिलता है कि अगर हम लोग अपने अंगों का प्रयोग करते हैं उनमें विकास होगा, नहीं करते हैं फिर उनमें विकास नहीं होगा, ठीक है ना। वो अंग धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? गायब होते जाएंगे। इधर हम लोगों को कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं दिया है, समझ में आया ना। तो और चीज़ें हम लोग देखते हैं। विकास की क्रियाविधि जो है ये अगला टॉपिक रहा, और इसमें एक चीज़ देख लेना है हम लोगों को। देखिए, डार्विन तो अपना जो है प्रयोग बताए ही, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बताए ही, ठीक है ना। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत वो बताए थे, लेकिन एक और वैज्ञानिक थे, नाम था उनका ह्यूगो डी ब्रीज। क्या नाम था? ह्यूगो डी ब्रीज। तो ह्यूगो डी ब्रीज को हम लोग उत्परिवर्तनवाद का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तनवाद का जनक। क्योंकि ह्यूगो डी ब्रीज ने बताया था कि उत्परिवर्तन जो होता है उसी के कारण नए जीव की उत्पत्ति होती है। उत्परिवर्तन के कारण ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। उत्परिवर्तन क्या है ये हम लोगों को बताना पड़ेगा क्या? हम लोग जानते हैं, चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। उत्परिवर्तन किसको कहेंगे? जीवों में अचानक से होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन कहेंगे। तो उत्परिवर्तन के कारण ही नए नए जीवों की उत्पत्ति होती है, और इस प्रक्रिया को उन्होंने क्या नाम दिया था बताएं? साल्टेशन। क्या नाम दिया था? साल्टेशन नाम दिया था, ठीक है ना। तो एक साल्टेशन की क्रियाविधि हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखें हार्डी वेनवर्ग का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी समझना है हम लोगों को। देखें हार्डी वेनवर्ग का सिद्धांत क्या कहता है, इसको जरा देखें हम लोग। इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, अगर सबके जीन को ले लिया जाए, ठीक है ना, सबके जीन को ले लिया जाए, जैसे आँखों का रंग हो गया तो आँखों के रंग के लिए जो जो जीन है
लाल, काला, बैगनी, नीला, भूरा, जो जीन है वो सब हमने ले लिया, ठीक है ना। त्वचा का रंग है तो त्वचा के रंग के लिए कितने जीन होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है ना, 7 प्रकार के जीन, वो भी हम लोग ले लिए। मतलब एक एक लक्षण के सारे जीन ले लिए हम लोग। तो उन सभी जीनों का जो कलेक्शन होता है, जो जीनों का समूह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताएं? जीन पूल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? जीन पूल कहा जाएगा। समझ में आया ना? तो जीन पूल में से एक नए जीव की रचना करनी है, तो एक नए जीव की जो रचना होगी ना, तो इस नए जीव की रचना जो होगी उसमें जो लक्षण आएंगे ना, वो सारे लक्षण जो है इसी में से कोई ना कोई होगा। नया लक्षण कोई भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? इनके कहने का मतलब यही था कि इस जीव में नया कोई लक्षण आएगा क्या? नहीं आएगा। हर हाल में अलील की आवृत्ति जो है वो कितनी होगी? एक होगी। अलील की आवृत्ति, अलील मतलब इनके अंदर आने वाले जो पेयर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उनको अलील कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वो 2 जीनों को लेके समझाए थे। किसको किसको बताएं? पी को वो समरूप माने थे किसके? ए के। पी को किसके समरूप? ए के। और क्यू को किसके समरूप? स्मॉल ए के समरूप। देखे जरा इनका फॉर्मूला हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। सब लोगों को एक चीज़ याद होगा, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। याद है ना? किस क्लास में पढ़े थे? 5-6 में पढ़े थे। ठीक है, अच्छी बात है। तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हम लोगों को a जो है, या इसको हम लोग p प्लस क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ p प्लस क्यू के फॉर्म में ही दर्शाया गया है। तो बताएं जरा, वैसे भी लिख लेते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू p स्क्वायर 2pq और प्लस क्या चीज़? q स्क्वायर। यही होगा ना? तो हमने p को क्या लिया है बताएं? a। और q को क्या लिया है? स्मॉल a। समझ में आ रहा है ना? इसका कर देना है क्या चीज़? स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो देखें जरा इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस ए इंटू ए प्लस ए लिखा जा सकता है ना ऐसे? मैथमेटिक्स तो जाने होंगे सभी। अब इससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, किसको किस से बताएं? इस a को a से और फिर इस a को a से। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ऐसे लिखना है हम लोगों को, काहे कि जीन लिख रहे हैं। समझ में आया ना? ए स्क्वायर प्लस इसको हम लोग क्या लिखे बताएं? सेकेंड वाला ए कैपिटल ए और स्मॉल ए। उसके बाद देखे जरा हम लोग इस वाले ए को इससे और फिर इस वाले ए को इससे। तो पहले मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, क्या बचेगा बताएं? कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए जरा आगे कितना हो जाएगा बताएं? ए समझ में आया ना? ए हो गया और प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 कैपिटल ए और स्मॉल ए और प्लस हो जाएगा क्या चीज़? ए। देख रहे हैं ना? तो यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोगों को, किसको? पी स्क्वायर प्लस क्या चीज़? 2pq और प्लस क्या? क्यू स्क्वायर। देख रहे हैं ना? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो हर हाल में p प्लस क्यू का स्क्वायर, a प्लस ए का स्क्वायर, वो इक्वल होगा कितना के बताएं? 1 के इक्वल होगा। यही था हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि अगर हम लोग किसी भी जीव में एक लक्षण को मतलब देखना चाहते हैं, तो वो लक्षण जो है उसका मतलब सारे लक्षणों का सम जो आएगा वो कितना के इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि जीन पूल में हमने जितने जीन स्टोर किए हैं उसी में से कोई ना कोई जीन जो है इसके अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से उन्होंने बताया। इसको हम लोग एक और तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर इसको चाहें हम लोग एक और तरीके से लेके आना देख सकते हैं, एकदम ईजी है। जरा देखें कितने प्रकार के जनक थे बताएं? एक जनक ऐसा था कैपिटल ए वाला, एक और जनक कैसा था? स्मॉल ए वाला। इनसे गैमिट्स कितने बनेंगे बताएं? 2 गैमिट्स बनेंगे, एक कैपिटल ए आएगा और एक और तरफ कौन आएगा बताएं? स्मॉल ए आएगा। दोनों में से कैसे भी हम लोग मिला लें, अगले जनरेशन में जो है क्या दिखने को मिलेगा बताएं? कैपिटल ए स्मॉल ए। ये कौन सा जनरेशन है बताएं? F1 है। हम लोगों को F1 में कुछ मिलता है क्या?
नहीं मिलता है, F2 में हम लोगों को मिलता है। तो F2 बनाने के लिए इसका देखें क्या करते हैं हम लोग, F2 जो है इस तरीके से यहाँ बनवा लेते हैं। F2 के लिए जनक जो लेना है AA और इसका क्रॉसिंग कराना है किससे। अब जरा बताएं कि कैपिटल A और कैपिटल A मिल गया, क्या बचा यहाँ, देख रहे हैं ना, कैपिटल A और स्मॉल a, क्या हो गया, कैपिटल A स्मॉल a और फिर स्मॉल a कैपिटल A, वापस फिर से वही आएगा और फिर लास्ट वाला फ्यूज़ कराएं हम लोग स्मॉल a, देख रहे हैं क्या आ गया हमारे पास, A प्लस क्या हो जाएगा 2 कैपिटल A स्मॉल a प्लस क्या चीज़ AA, देख रहे हैं ना। ये वापस से रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो आया था वही रिजल्ट आ रहा है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं हार्डी वेनबर्ग का क्या चीज़, सिद्धांत। हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग जो है जीन पूल जो है हम लोग कहेंगे इस पृथ्वी पर उपस्थित जीव समूहों में अलग अलग प्रकार के जीनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं, ठीक है ना। जीन पूल कहेंगे जिसमें एक भी जीन छूटा ना हो। इस धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं और उनके अंदर जो जो लक्षण हैं उन सारे लक्षणों का जीन जो है वो इसमें होना चाहिए, समझ में आया ना, तब जाके हम लोग इसको जीन पूल कहेंगे। अब जीन पूल को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, तो जीन पूल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं आगे हम लोगों को दिया गया होगा, ठीक है ना। देखें एक बार हम लोग देख लेते हैं जीन पूल को प्रभावित करने वाले कारकों को। जीन पूल किनके किनके द्वारा प्रभावित होता है बताएं। सबसे पहला जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या होगा बताएं। इनका केवल जो है नाम याद रखेंगे हम लोग, इनका नाम याद रखेंगे, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं, ठीक है। एक हो गया हम लोगों का आनुवांशिक विचलन, आनुवांशिक विचलन के बाद उत्परिवर्तन म्यूटेशन, आनुवांशिक पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और अगला हो गया क्या चीज़, प्राकृतिक वर्ण या चयन। तो बताएं जरा कितने कारण हैं हार्डी वेनबर्ग के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले, कितने कारक हैं, 1 2 3 4 और 5। वो पांचों कारण कौन कौन है पहला बताएं। जीन प्रवाह, जीन प्रवाह के चलते हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत गड़बड़ हो सकता है। दूसरा क्या है, आनुवांशिक विचलन, आनुवांशिक विचलन के बाद तीसरा उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के बाद आनुवांशिक पुनर्योजन, और आनुवांशिक पुनर्योजन के बाद प्राकृतिक क्या चीज़, वर्ण या प्राकृतिक चयन हम लोग इसको कह लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 5 चीज़ें हैं जो हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। सवाल क्या पूछा जाएगा कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो हम लोग कितना नाम लेंगे, 5, ठीक है। चलें इसके बाद एक और डेफिनेशन हम लोग देख लें। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसको कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसके ऊपर का लाइन जो है हम लोगों को यहाँ दे दिया है, ये देखें जरा, हम लोग बताया जा रहा है ना कि नई समष्टि में नई जीनें और अलीलें जोड़ दी जाती हैं, तब ये पुरानी समष्टि से क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। यदि यह जीन स्थानांतरण बार बार होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीन प्रवाह कहेंगे। और यदि यह, ठीक है ना, यदि यह क्या चीज़, परिवर्तन संयोगवश होता है, संयोग से होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे, ठीक है ना। आनुवांशिक अपवाह कहा जाएगा, समझ में आया ना, आनुवांशिक अपवाह कहा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक और देखें हम लोग, ये वाला डिफिनीशन भी याद करेंगे हम लोग, कौन सा बताएं, संस्थापक प्रवाह, फाउंडर्स इफेक्ट। शायद ये क्वेश्चन दिया था या तो सेंटअप में या फिर जो है किस में, जो मॉडल पेपर अभी हम लोगों का आया है बिहार बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि संस्थापक प्रवाह किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट। क्या कहा जाएगा, फाउंडर्स इफेक्ट। तो इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। कभी कभी अलील की आवृत्ति का यह परिवर्तन समष्टि के नए नमूने में इतना भिन्न हो जाता है कि वह नूतन प्रजाति, नूतन अर्थात नवीन, नई प्रजाति से जो है क्या हो जाती है, नई प्रजाति ही हो जाती है, नया जो है वो स्पीसीज ही बन जाएगा। और मौलिक अपवाहित समष्टि संस्थापित बन जाती है, और इस प्रभाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, संस्थापक प्रवाह कहते हैं। जैसे मान के चले किसी कम्युनिटी में, किसी समुदाय में जीन उत्परिवर्तन हुआ, ठीक है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, और जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के बाद जो है
नई नई जो जातियाँ बन रही है ना, वो पूरी तरह से मतलब पुरानी वाली जातियों से भिन्न हो जा रही हैं, बिल्कुल अलग हो जा रही हैं, कहीं से भी कोई रिलेशन नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और वही उस जगह पे रह रही हैं, ऐसा माना जाता है कि उस क्षेत्र के मूल निवासी वही हैं। तब इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, संस्थापक प्रवाह कहते हैं। तो संस्थापक प्रवाह का डिफिनीशन एक देख लेंगे हम लोग। और इसके बाद देखें हम लोगों को अगला टॉपिक क्या दिया है बताएं, विकास का संक्षिप्त विवरण। विकास जो है वो कैसे कैसे हुआ है इसको एक बार देखें हम लोग जरा। आज से करीब करीब जो है कितना साल पहले, 500 मिलियन साल पहले कौन से जीव आए थे बताएं। नहीं, अकशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती थी, वो आए आज से कितना साल पहले, 500 मिलियन साल पहले। और जबड़े रहित मछलियाँ ये कितना साल पहले आई, 350 मिलियन साल पहले। ये भी याद रखेंगे, यहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अकशेरुकी जीव जो है वो कब आए थे, और जबड़े रहित मछलियाँ कब आई थी, 350 मिलियन साल पहले। समुद्री खरपतवार कुछ पादप ये कब आए थे, 320 मिलियन पहले आए थे, ठीक है ना, 320 मिलियन पहले आए थे, ठीक है। एक और चीज़ देखें हम लोग, 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई, नाम क्या था उसका, जिसको मान लिया गया था कि ये मछली विलुप्त हो गई है। क्या मान लिया गया था, विलुप्त मछली मान लिया गया था, ठीक है ना। अब जरा हम लोग देखें इनमें से अकशेरुकी तो हम लोग जानते हैं ना। अकशेरुकी में कौन आएंगे, जोंक। जोंक क्या है, अकशेरुकी है। जोंक जो है वो क्या है, अकशेरुकी है। केचुआ हो गया, नहीं सांप तो कशेरुकी है, ठीक है। जबड़े रहित मछलियां हम लोग देखे हैं क्या, जिसके जबड़े, मछलियों के दांत होते हैं, दांत होते हैं, मछलियों के दांत होते हैं, ठीक है। लेकिन जबड़े रहित मछलियां, दांत जो है वो किस में होते हैं, जबड़े में होते हैं, जबड़ा ही नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसी मछली कोई देखे हैं क्या देखें, जबड़े रहित मछलियां हम लोग जरा देख लेते हैं। जबड़े रहित मछलियों में, और सिलाकेंथी भी देख लेते हैं हम लोग। सिलाकेंथी मछली एक थी। सिलाकेंथी जो है वो भी कैसी मछली थी, समुद्री मछली थी, समझ में आया ना। तो ये समुद्री मछली जो है ऐसी दिखती थी, अभी हम लोग देख पा रहे होंगे। सिलाकेंथी जो मछली थी ये कैसी दिखेगी, इस तरह की दिखेगी। ये कौन सी मछली थी, सिलाकेंथी, समझ में आया ना, ये वाली मछली। ये कब पाई गई थी बताएं, 1938 में। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से इसको निकाला गया था। इस मछली को कहाँ से निकाला गया था, दक्षिण अफ्रीका से। ये देखें, हाँ अभी भी ये देखें, ये ब्लू जो है कलर की थी, थोड़ी बहुत हल्की ब्लू, ये देखें इस तरीके से, सिलाकेंथी। तो ये सिलाकेंथी मछली हो गई। एक और मछली हम लोग देख लेते हैं, जबड़े रहित मछली। जबड़े रहित मछली में जो है किसका एग्जाम्पल आया था बताएं, ये वाली मछली देखे है ना पहले, पेट्रोमाइजोन नाम है इसका। क्या नाम है, पेट्रोमाइजोन, शॉर्टकट में इसको लैम्प्रे हम लोग बोलते हैं। हाँ एक ही है, ठीक है। तो देखें हम लोग, ये जो इसका मुंह दिख रहा है ना, इसके किनारे किनारे पे ऐसे पतले पतले बाल पाए जाते हैं, एकदम छोटे छोटे, जिससे ये किसी भी जीव पे जाके जब चिपकते हैं ना, वहाँ वैक्यूम क्रिएट करने में सहायक होते हैं, और उसके बाद उससे खून निकालना शुरू करते हैं। दांत तो इनके होते हैं, दांत होते हैं, लेकिन जबड़े में होंगे या बिना जबड़े के होंगे, बिना जबड़े के होंगे। दांत जो है वो इनके बिना जबड़े के होंगे। ये देखें, नॉर्मल देखेंगे इस मछली को ऐसे दिखेंगी। इनके पास गिल्स होता है, ये गिल्स कितना होता है, 6 से 15 जोड़ी हो सकता है। ये देखें इनकी आंखें गजब दिख रही हैं, देख रहे हैं ना आंखें जो है। और इसके जस्ट बगल में ये दरवाज़ा दिख रहा है, खिड़की देख रहे हैं, वो खिड़की थोड़ा सा दिख रहा होगा। ये देखें हम लोग, ये इसकी आंखें, ये लगता है कि मतलब क्या है, ककड़ी टाइप का। ककड़ी हम लोग जानते हैं ना, ये इसका सांस लेने वाला गिल्स हो गया, ये इसकी आंखें, ये इसका मुंह। और इसका मुंह देख रहे हैं ना आगे से कैसा है, गोल है, एकदम एकदम गोल है, ऐसी दिखती है। ये देख रहे हैं ना, ऐसी मछली देखे हैं क्या कभी। तो ये कौन सी मछली है, ये यही है, सिलाकेंथी नहीं, ये लैम्प्रे है, पेट्रोमाइजोन। कैसी मछली, जबड़े रहित, जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना।
तो देखें हम लोग एक और बातें याद रखेंगे। लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर जीवन का पहला कौन सा रूप प्रकट हुआ था? कोशिकीय रूप। ये लाइन भी याद रखेंगे। पृथ्वी पर सबसे पहला कोशिकीय रूप आज से कितना साल पहले आया था? 2000 मिलियन साल पहले आया था। ठीक है ना। उसके बाद जो है कुछ कोशिकाएं विकसित हुई जिनमें किसको मुक्त करने की क्षमता थी? O2 मुक्त करने की क्षमता थी। ऑक्सीजन जो है वो निकाल सकती थी। ठीक है। इसके बाद देखें, मछली का गिल्स निकाल कर अगर ह्यूमन में लगा दिया जाए तो काम करेगा? नहीं। काम करेगा तो लगा कर समुद्र में उतर जाए। अगले 200 मिलियन वर्ष बाद, ठीक है ना, अगले 200 मिलियन वर्ष बाद जो है विभिन्न आकार और आकृति वाले सरीसृपों ने पृथ्वी पर अपना आधिपत्य मतलब कब्जा, हक, अधिकार, देख रहे हैं ना। ये सब अलग अलग प्रकार के जो है क्या आए हैं, पौधे आए हैं। ठीक है ना, अलग अलग समय में। ये देखें पैलियोजोइक काल में, पैलियोजोइक काल को साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये 4 भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद आता है मीसोजोइक। मीसोजोइक काल को जो है किस में बांटा गया है? त्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशस। ठीक है। और सीनोजोइक काल तृतीयक और चतुर्थ। हैं? डायनासोर वाले यहाँ नहीं है, यहाँ पौधों के बारे में बताया गया। डायनासोर वाला ऊपर था जो कल हम लोग देखे थे, कल देखे थे ना। एक और देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए हमसे कि बताइए एंजियोस्पर्म अर्थात एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री ये कब आए, तो हम लोग क्या बताएंगे? ये द्विबीजपत्री जो थे ना ये क्रिटेशस काल में आ गए थे। और सीनोजोइक काल में, सीनोजोइक के तृतीय काल में जो है कौन आए थे? एक बीजपत्री और एंजियोस्पर्म आए थे। चतुर्थ में एंजियोस्पर्म और तृतीयक में कौन? एक बीजपत्री। ठीक है ना। लाइकोपोडस कब आया था? पर्मियन काल। पर्णांग कब आए थे? कार्बोनिफेरस काल। ठीक है ना, कार्बोनिफेरस काल। तो इसके पहले जो है सब ऐसे ऐसे पौधे जो है हुआ करते थे। ठीक है। साकीय लाइकोपोडस कब आया था? जुरासिक काल में। अच्छा, डायनासोर भी जो है इसी काल में आए थे। जिंको बाइलोबा कब आया था? क्रिटेशस काल में। ठीक है ना। एक और देखें हम लोग, बताया जा रहा ना कि विशाल पर्णांग, पर्णांग को हम लोग फर्न कहते हैं या टेरिडोफाइट होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं। ये सब आए और धीरे धीरे जब वो उनकी मृत्यु होते गई, वो पृथ्वी में दबते गए और उसके बाद जो है किसका भंडार बन गए बताएं? कोयले का भंडार बन गए। इनमें से देखें जो सरीसृप मौजूद थे इस काल में, उस सरीसृपों में से जो है कुछ कहाँ चले गए बताएं? पानी में वापस चले गए। पानी में कहाँ चले गए? तो जो पानी में वापस गए वो मगरमच्छ वगैरह बन गए, और जो ज़मीन पे रहे वो छिपकली बन गई। समझ में आया ना? सांप भी बन गए। तो एक और चीज़ देखे हम लोग, गायें भी थी। गायों में भी हम लोग देखे हैं ना 2 प्रकार की गायें। कौन सी? एक समुद्री गाय और एक स्थलचर गाय। स्थलचर गाय हम लोग किसको कहते हैं? जो हम लोग देखते हैं। और एक समुद्री गाय होती है जो कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है। देखे हम लोग कभी ना कभी देखे होंगे उसको। लगभग 200 मिलियन साल पहले जो है मछली जैसे सरीसृप, नाम क्या था उनका? इक्थियोसॉरस, ठीक है ना, के रूप में प्रकट हुए थे। मछली जैसे सरीसृप कब आए थे? 200 मिलियन साल पहले। और बताया जाता है कि वो पृथ्वी पर रहने वाले जो सरीसृप थे ना, वो निश्चित ही कौन थे? डायनासोर जो थे उनमें सबसे खतरनाक, सबसे डरावना, कल भी हमने बताया था, कौन था बताएं? टायरेनोसोरस रेक्स। कितना ऊंचा था ये? इसके पास क्या थे? डरावने कटार जैसे दांत थे। डरावने कटार जैसे दांत थे। यही तो आदमी को खाता था। डायनासोर को हम लोग क्यों, मतलब डायनासोर से क्यों डरते हैं? हाँ, एक और था ब्रांकियोसोरस। ब्रांकियोसोरस से कोई नहीं डरता था। ब्रांकियोसोरस की इवन सवारी करते थे हम लोग। ब्रांकियोसोरस पे जो है नहीं, उड़ते नहीं थे, सवारी करते थे। जैसे इस टाइम में जो है घोड़े पे करते हैं हम लोग, उस टाइम में जो है डायनासोर थे। दिखा देते हैं अभी। नहीं, मांसाहारी डायनासोर, कोई डायनासोर उड़ने वाला जो है वो अलग था, उड़ने वाला अलग था। मूवीज में देखे होंगे लेकिन मूवीज की कहानी रियल लाइफ से अलग है। एक था उड़ने वाला जो आर्कियोप्टेरिक्स था,
आर्कियोप्टेरिक्स का नाम सुने हैं ना हम लोग। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो उड़ता था, क्योंकि उसमें पक्षी और सरीसृप दोनों के लक्षण थे। हाँ, नहीं नहीं 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से क्या हो गए, गायब हो गए। और इसके गायब होने का जो रियल रीज़न था वो किसी को मालूम चला या नहीं, बताएं। हाँ, जलवायु परिवर्तन के कारण जो है ऐसा हुआ था। आग लगा था, जंगलों की आग। बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक धूमकेतु आके गिरा, और धूमकेतु के आके गिरने के बाद जो है क्या हो गया, सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। देखें यहाँ हम लोग देखें, ये सबसे ऊपर में जो दिखाया गया है, सबसे ऊपर में इस साइड वाला, इसी की बात करी जा रही थी अभी। कल इसका फोटो देखे थे ना हम लोग। यही है टायरेनोसॉरस रेक्स। क्या नाम है, टायरेनोसॉरस रेक्स। कितना ऊंचा होता है ये, 20 फुट ऊंचा होता है। और इसके दांत कैसे होते हैं, कटार जैसे। और ये रहा वो ब्रैंकियोसॉरस, देख रहे हैं ना। इनकी भी गर्दन लंबी होती थी, लेकिन ये शाकाहारी होते थे, शाकाहारी होते थे। इनकी गर्दन लंबी होती थी, और इनकी गर्दन जो है लंबी होती थी क्या, मनुष्य जो है इसको हवा में नहीं मिलेंगे, वो नीचे ही मिलेंगे, तो इसके छोटी गर्दन से काम चल जाता था, समझ में आया ना। लेकिन इसको जो है पेड़ पौधे खाना था, तो छोटे पेड़ भी खाते थे, बड़े पेड़ भी खाते थे, इसके लिए लंबी गर्दन की ज़रूरत थी। तो समय के हिसाब से इनमें परिवर्तन हुआ है, जैसी ज़रूरत पड़ी है वैसा जो है परिवर्तन आया है इनमें, ठीक है। चले हम लोग देखें आगे। इसके बाद जो है बताया जा रहा है ना कि हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत हो गया था ना, विकास का संक्षिप्त परिचय, ये भी हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। हाँ, एक और सिलाकेंथी मछली के बारे में हम लोग देख रहे थे, ये भी हो गया। 200 मिलियन बाद जो है सरीसृपों का कब्जा जम गया धरती पर, ठीक है। 20 फुट ऊंचे वाले कौन मिले, टायरेनोसॉरस रेक्स, ठीक है। अब चले ये देखें, यहाँ भी दिया हुआ है हम लोगों को फोटो, ये देखें। ये सब अध्ययन के बाद, ठीक है ना, जीवाश्मों के अध्ययन से पता चला है, पैलियोंटोलॉजिकल स्टडीज से मालूम चला है कि कौन से जीव कब आए थे। 350 मिलियन साल पहले कार्बोनिफेरस काल में ये गायब हुए थे, सरीसृप गायब हुए थे, ठीक है ना। सरीसृप के गायब होने के बाद जो है एक और आया था कौन, पैलिकोसॉर, ये भी विलुप्त हुआ। इसके बाद आया हम लोगों का कौन सा बताएं, थेरोप्सिड, ये विलुप्त हुआ। डायनासोर हुआ। डायनासोर कब विलुप्त हुए, ये देखें, तृतीयक काल में। तृतीयक काल में जो है डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पे अलग अलग जीव आए, और फिर जो है किसी ना किसी कारणवश जो है वो क्या होते गए, विलुप्त होते गए। जिनमें सरीसृपों के बाद, सरीसृपों में कमी हुई। सबसे पहले ये हमने देखा, सरीसृपों में क्या हुई, कमी हुई। स्तनधारी प्राणियों ने स्थल पर कब्जा किया। स्तनधारी जितने प्राणी थे वो अब कहाँ चले आए, स्थल पर। और इसमें दक्षिणी अमेरिका के स्तनधारी घोड़े से मिलता जुलता एक और कौन था, दरियाई घोड़ा। घोड़े भी जो है 2 तरह के होते हैं, देख रहे हैं ना। एक कौन सा, ज़मीन पे रहने वाला, और एक दरियाई घोड़ा, ठीक है ना। भालू हो गया, खरगोश हो गया, ये सब भी जो है कहीं ना कहीं 2-2 प्रकार के थे। जो जल में चले गए उनमें जल के हिसाब से जो है अनुकूलन आया, और जो ज़मीन पे आ गए उनमें कहाँ पे रहने के लिए अनुकूलन आया, स्थल पे रहने के लिए अनुकूलन आया, ठीक है ना। इसके बाद देखें महाद्वीपीय विचलन। अच्छा, महादेश जो है वो कितने हैं अभी के टाइम में, पूरी दुनिया में कितने महादेश हैं, 7। ये एक समय था जब टोटल कितने महादेश थे, 1 महादेश कितना था, 1 ही था। 1 महादेश जो है उससे 7 महादेश बने, तो इसको हम लोग महाद्वीपीय विचलन कहते हैं, ठीक है ना। इसके कारण जब दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से जुड़े, तब जीवों ने उत्तर अमेरिका तक विस्तार बनाया, और उत्तरी अमेरिकी प्राणी जगत पर क्या हो गए, छा गए, ठीक है ना। जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी बताएं हम लोग जरा। जीवन की शुरुआत जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ही हुई थी, ठीक है ना, और समुद्र में से हुई थी। ये बातें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। कुछ जीव जो है वो पूरी तरह से गायब भी हो गए, जैसे उसमें सबसे पहले कौन आता है, समुद्री गाय, और कौन, सील, डॉल्फिन, व्हेल, ठीक है ना। इनमें से भी कुछ बचे, कुछ गायब हो गए, कुछ कहानियों में चले गए। कहानियों में चले गए मतलब हाँ, जो हम लोग पढ़ते हैं अभी, आज भी हम लोग वही कर रहे हैं। तो कल का हमारा टॉपिक होगा ये
चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मनुष्य का उद्भव कैसे हुआ, मानव विकास जो है वो कैसे हुआ था। इसको हम लोग जो है कल देखेंगे।